फिजिक्स 9th का मोशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर है ये, पार्ट 39। इसको तू लोग महत्वपूर्ण पार्ट मान करके चलो, क्योंकि ग्राफीय विधि से कोई फार्मूला साबित होने जा रहा है और वह फार्मूला है a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो कहोगे ग्राफीय विधि से, तो इससे पहले तू लोग को कैसे बतलाए, जिस विधि से वह ग्राफीय विधि नहीं था बल्कि परिभाषा के अनुसार निकलेगा ये। जैसे जस्ट इसका रिवीजन देख लो। ए का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण, तो परिभाषा के अनुसार इकाई समय में वेग में परिवर्तन, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ये बतलाए थे। तो इकाई समय का अर्थ क्या हुआ, इकाई मतलब एक, और समय का यूनिट दे दो। 1 सेकंड को इकाई समय कहेंगे, एक के आगे मिनट लगाओगे तो 1 मिनट को इकाई समय कहेंगे, एक के आगे घंटा लगाओगे तो 1 घंटा को इकाई समय कहेंगे, है ना। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो मान लो किसी पिंड का t समय में वेग u से भी हो जाता है, समझा। कोई पिंड गतिशील है, यहाँ पर 10:0 हो रहा है, समझा। यहाँ पर ए, बिंदु ए से कोई पिंड गतिशील हुआ, यहाँ बी तक गया सीधी मार्ग पर, एक सरल रेखीय मार्ग पर। तो बी तक जाने में इसका टाइम हो गया 10:0 समझ गया। तो ए से बी तक एक निश्चित दिशा में दूरी तय करने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, मान करके चलो। कितना समय लगा तो देख लो, 5 सेकंड, 10:0 पर बिंदु ए पर था और 10:0 पर बिंदु बी पर था यह पिंड। तो उस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो 10:0 में से 10:0 घटाओगे तो 20 सेकंड लगा। मान लेते हैं यहाँ पर इसका वेग था 30 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ सेकंड लिए हैं तो इधर भी सेकंड ही लो। बिंदु ए पर पिंड का कितना वेग था, 30 मीटर प्रति सेकंड, और बिंदु बी पर हो गया 70 मीटर प्रति सेकंड, बिंदु बी पर। समझ रहे हो बात को। अब देखो, माना कि t समय में वेग, किसी पिंड का वेग u से भी हो जाता है। t समय यहाँ 20 सेकंड में वस्तु का, ये पिंड का वेग u हुआ प्रारंभिक वेग। प्रारंभ में बिंदु ए पर कितना था इसका, 30 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया u, है ना, प्रारंभिक वेग। u से यानी 30 मीटर प्रति सेकंड से 70 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है v, यानी अंतिम वेग इसका कितना b पर हम लोग देखते हैं 70 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया v, ये हो गया u। इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में हो गया प्रारंभिक वेग, जो हम लोग प्रारंभ में 10:05 पर देखे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बी पर हो गया अंतिम वेग। अंतिम वेग को इंग्लिश में कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, इसको भी से व्यक्त करेंगे। अब समझो, माना कि कोई पिंड किसी पिंड का, माना कि किसी पिंड का t समय में वेग u से भी हो जाता है, तो t समय यहाँ 20 सेकंड हुआ, यानी 20 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड से 70 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। u हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड, v हो गया 70 मीटर प्रति सेकंड। इस बात को समझ गया। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, अतः t समय में वेग में परिवर्तन बोलो, ये हम लोग 20 सेकंड लिए थे, 20 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो मतलब 70 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग था, 30 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग था, अंतिम वेग भी 70 मीटर प्रति सेकंड था ना, प्रारंभिक वेग u 30 मीटर प्रति सेकंड था। तो 20 सेकंड में
20 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग में परिवर्तन 70 मीटर प्रति सेकंड में से 30 मीटर प्रति सेकंड घटा दो, यानी v में से u घटा दो, है ना। ये हुआ 40 मीटर प्रति सेकंड। v माइनस u का मान आया 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी 20 सेकंड में वेग में परिवर्तन 70 मीटर प्रति सेकंड माइनस 30 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, अतः t समय में वेग में परिवर्तन, t समय में वेग u से v हो जाता है। इसका अर्थ है t समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u होगा। बोलो। हाँ। नहीं समझने पर पूछना है। तो अब परिभाषा है, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो t समय में वेग में परिवर्तन v माइनस u होता है। वेग में परिवर्तन v माइनस u होता है, इसीलिए इकाई समय में वेग में परिवर्तन v माइनस u बाई टी होगा। और इकाई समय में वेग में परिवर्तन, ये जो परिवर्तन हुआ इसी को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण बराबर v माइनस u बाई टी। त्वरण यानी एक्सेलरेशन को a से व्यक्त करेंगे, a बराबर v माइनस u बाई टी, जहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t क्या है? तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दोगे, और t समय है, कितना समय में वेग में परिवर्तन हुआ है, सो है। तो इस तरह हम लोग परिभाषा के अनुसार a बराबर v माइनस u बाई टी निकाले थे अभी तक, लेकिन अब इसको ग्राफीय विधि से निकालना है। समझ गया? तो ग्राफीय विधि से देखो, ये इसका रिवीजन भी हो गया, बात पिछली बातें याद आ गई ना। तुम लोगों का क्वेश्चन जो है, एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में, अच्छा इससे पहले एक बात और जान लो ताकि ये टॉपिक इजी लगे। जैसे तुम लोगों को जो भी ग्राफ बतलाए हैं, जैसे समय दूरी समय ग्राफ ये बतलाए हैं, चाल समय ग्राफ ये भी बतला दिए हैं। इसके बाद आ जाओ वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन का अर्थ ही हो गया वेग, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, दोनों एक ही चीज है। नहीं, विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, समझा ना। तो ये मतलब ये 4 ठो बतलाए हैं ना। फिर बतलाए एक समान त्वरण में वेग समय ग्राफ, ये सब बतला दिए हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं, जैसे जो हम लोग ग्राफ अभी तक पढ़े हैं उसके अनुसार, मान लो ये दूरी, समय को तो हमेशा एक्स एक्सिस पर दिखलाया जाता है, इसीलिए एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस भी कहते हैं। तो ये ग्राफ हम लोगों को जो प्राप्त होता है, समझ गया, तो फार्मूला होता है ना जी, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। टी समय में s दूरी तय किया, इसीलिए इकाई समय में s बाई टी, इसी को चाल कहते हैं। तो दूरी बराबर यानी ये हो गया चाल, तो s यानी दूरी बराबर समय गुने चाल को हो, या चाल गुने समय। तो अगर ये हम लोग दूरी के रूप में ले और समय बीतता जाता है, तो इस तरह से एक ग्राफ प्राप्त होता है ना, सरल रेखा के रूप में मान लो प्राप्त हुआ, ऐसे प्राप्त हुआ, मान लो C और D। तो दूरी समय ग्राफ है ये, दूरी समय ग्राफ, जिसके द्वारा हम लोग चाल निकाल सकते हैं। दूरी और समय मालूम रहेगा तो चाल बराबर दूरी और समय नीचे आ जाएगा, दूरी बटा समय, चाल निकल जाएगा। निकल जाएगा ना। जब ये निकल जाएगा तो इसका अर्थ हुआ, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मान लो A है, तो OA मान लेते हैं 20 मीटर 25 मीटर कुछ तो होगा। तो इस ऊंचाई के द्वारा हम लोग दूरी को व्यक्त करते हैं। यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो सेकंड के लिए भी इस दूरी का प्रयोग करते हैं। तो चाल के लिए भी हम लोग दूरी का प्रयोग करेंगे। C से D तक ये ढाल है, ढाल का अर्थ जानता है,
सही मायने में ढाल किसको कहते हैं, तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर ए बी सरल रेखा पर कोई बी सी सरल रेखा, ए बी सरल रेखा पर सी बी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो, तो दोनों सरल रेखा के बिंदु ए और बिंदु सी को मिलाने पर जो सरल रेखा हमें प्राप्त होगा उस सरल रेखा को हम लोग ढाल कहेंगे। यह वास्तव में समकोण त्रिभुज है, यानी कर्ण को हम लोग ढाल कहते हैं। समझा? समझ रहा है कि नहीं? पहले ढाल को भी अच्छी तरह समझ लो। तो ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है। अगर कोई दूसरा चित्र लो या इसी में देखो, ये 60 डिग्री का है, ए बी सी और ये डी, तो सी ए भी ढाल है, समझ गया? डी ए भी ढाल है। कौन सा ढाल खतरनाक है? यहाँ से कोई बैठ करके स्लिप करेगा तो यहाँ गिरेगा, और यहाँ से स्लिप करेगा तो पर भी यहीं गिरेगा। लेकिन एक है 30 डिग्री पर और दूसरा है, ये मान लो ये है तुमको 50 डिग्री, तो 50 डिग्री वाला ढाल इस पर से किसी पिंड को लुढ़का दो और इस पर से किसी पिंड को लुढ़का दो, तो जितना ही अधिक ढाल होगा वह पिंड पृथ्वी पर उतना ही तेज गति से आएगा। समझा? तो ये ढाल होता है किसके अनुपात के बराबर? तो इसको समझो, ये ढाल कोण पर निर्भर करता है। स्लोप, कोण का मान बढ़ते बढ़ते, जैसे मान लो बिल्कुल है तो एकदम ऐसा बना लो, ये हो गया तुमको 80 डिग्री, तो ये ढाल और खतरनाक हो गया ना? नहीं है खतरनाक? यहाँ से लंब खींचो, तो किसी आधार पर अगर कोई लंब हो तो बनने वाला कर्ण को हम लोग ढाल कहते हैं, जो किसके बराबर होता है? तो एसी ढाल जो यहाँ पर है, तो एसी ढाल वास्तव में सी बी यानी लंब और आधार का अनुपात होता है, यानी बी ए। तो ढाल की परिभाषा हो गई। ऐसी आकृति जो समकोण त्रिभुज बनावे, तो ऐसे समकोण त्रिभुज के कर्ण को हम लोग ढाल कहेंगे। समझ गया? तो ढाल किसके बराबर होता है? तो ये ढाल लंबवत यानी लंब और आधार के अनुपात के बराबर होता है। अब सी बी मान लो, सी बी है, अगर मान लेते हैं 5 मीटर 4 मीटर, और ए बी है 3 मीटर। समझा? तो सी बी यानी 5 अनुपात 4, सी बी 4 है, तो 4 अनुपात 3 बराबर 4/3 भाग दे करके 1.33 आएगा। मीटर रखो, एसी इतना मीटर होगा इसके अनुसार। तो ढाल तो कोण पर निर्भर करता है, कोण का मान बढ़ेगा तो ढाल की लंबाई बढ़ेगी, ढाल भी बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ेगा तो ढाल बढ़ेगा। लेकिन कर्ण हमेशा लंब से ज्यादा होता है। देखो मीटर कम हो गया उससे 3 ढाल की परिभाषा है, ढाल लंब और आधार के अनुपात के बराबर होता है। भूला जाओ समकोण त्रिभुज, समझा? हाँ, उसके अनुपात के बराबर होता है समकोण त्रिभुज, भूला जाओ। लेकिन ऐसा ही ढाल होता है, कहीं पर भी देखोगे, अब घर में सीढ़ी बनी हुई है या मकान का दीवारें है या टेंट लगाता है, रास्ता ही है, पहाड़ पर जाओगे तो देख लो ये पर्वत है, इस पर जाने के लिए इधर से जाना आसान होगा कि इधर से? यहाँ पर ये कोण जो है, ये कोण देखोगे, ये कोण बड़ा है, इस पर चढ़ना थोड़ा टफ है, इस पर चढ़ना आसान है क्योंकि इसका एंगल कम है, इसीलिए ढाल भी इसका कम है, इसका ढाल ज़्यादा है। समझ रहे हो बात को? अब जो है ग्राफ में जो तुम लोगों को बतलाए हैं इसके बारे में एक बार देखो। तू लोग पढ़े हो दूरी समय ग्राफ, पहले इस पर आओ। तो हम लोग
एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस पर समय लेते हैं और वाई एक्सिस पर दूरी लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। मान लो 1 सेकंड में समय है सेकंड में, दूरी है मीटर में, एम से मीटर, ये एस से सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड पर ही निकालो। दूरी मीटर में लिए हैं, मान लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। ठीक है। 1 सेकंड में कोई पिंड 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 5 मीटर। तो 1 सेकंड में 5 मीटर, ये बिंदु प्राप्त हुआ। 2 सेकंड में 10 मीटर, तो ये 10 मीटर, ये बिंदु प्राप्त हुआ। 3 सेकंड में 15 मीटर, तो 15 मीटर, ये बिंदु प्राप्त हुआ। 4 सेकंड में 20 मीटर, इतना ही पर रहने दो, ये बिंदु प्राप्त हुआ। इस तरह से सब बिंदु को मिला दो तो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। और इसको आगे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, जिसमें तय की गई दूरी कितना है, तो देखो सही मायने में ये इतना बराबर इतना है, ध्यान दो तो, यानी 5 मीटर घटा दो, 20 मीटर, ये 20 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये 15 मीटर है ना। ये हो गया तुमको कैसे है, 15 मीटर समझ गया ना। तो ये हो गया 15 मीटर, ये दूरी और ये दूरी समान है। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो 5 मीटर काट लो यानी हटा दो। ये हो गया तुमको 20 में से 5 गया 15, तो इतना 15, तो ये भी 15। जब पूछेगा तब ना ए से बी। देखो हम क्या कहना चाहते हैं, तू देखो ना। अब फिर आ जाओ 1 सेकंड से 4 सेकंड, यहाँ बिंदु सी जो है इसके नीचे 1 सेकंड, 1 सेकंड से 4 सेकंड के लिए ये लंबाई हो गया, समय के लिए हो गया ना। तो 4 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड हो रहा है, ये 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड, तो 4 सेकंड में से 1 सेकंड घटा दो, यानी ये 3 सेकंड हुआ। सी से बी तक की दूरी 3 सेकंड के लिए हुआ, तो ये हो गया 3s, 3 सेकंड, समझा। अब ये जो है तुमको ये ढाल AC, तो AC ढाल, यानी यहाँ पर ढाल बना, ढाल बराबर AC किसके बराबर होगा, तो AB यानी लंब और आधार के अनुपात के बराबर, यानी AB अनुपात BC, यानी ढाल AC बराबर AB अनुपात BC। तो और AC बराबर AB बटा BC, और AC बराबर AB कितना है, AB 15 मीटर है ना, 15 मीटर। BC कितना है, BC या CB कहो, ये 3 सेकंड के लिए ये दूरी है, तो ये हो गया 3 सेकंड, 3s से सेकंड काटो, 3 पंचे 15, इसीलिए AC बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड, समझा बात को। तो 5 मीटर प्रति सेकंड ये क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी। जब ये प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, यानी AC जो है वास्तव में ये ढाल जो है किसके लिए आ रहा है, तो चाल निकला, ये चाल बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे भी सोचो तो 1 सेकंड से लेकर के चौथे सेकंड तक के लिए कितनी चाल थी, 1 सेकंड से चौथे सेकंड के बीच कितनी चाल थी, तो 4 में से कितना समय लगा। 1 सेकंड से देखना शुरू किए 10:01 सेकंड से 10:04 सेकंड में तुमको चाल निकालना है, तो 10:04 सेकंड में से 10:01 सेकंड घटा दो, तो 3 सेकंड ना। 3 सेकंड में कितना दूरी तय किया, बोलो। 15 मीटर। 3 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए y एक्सिस है, तो इसका कितना मान है, ये 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर है, यानी 3 सेकंड में
पिंड 15 मीटर जाती है, इसीलिए 1 सेकंड में 15/3 मीटर, यानी 3 पंचे 15, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल कितना हो गया? चाल हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो AC 5 मीटर प्रति सेकंड निकला है AC, तो ये तो इसका अर्थ है चाल। ये चाल के लिए ये मतलब ये ढाल जो है, ढाल यहीं पर हो गया, क्या हो गया? चाल, है ना। दूरी और समय, हमको यहाँ चाल निकालना था, तो चाल का मान जो निकलता है वास्तव में ये AC का मान है। AC तो ढाल है, इसका मतलब यही ढाल बराबर चाल, यानी स्लोप बराबर स्पीड। तो इस केस को समझ गया। विस्थापन में क्या होता है? ये तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं ना। तो निश्चित दिशा में तय की इकाई समय में कोई पिंड निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस पिंड का वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में, अनिश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। बोल सकते हैं आराम से। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ध्यान दो पंक्ति पर, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। तो इसका अर्थ हुआ निश्चित दिशा में इकाई समय में विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। तो विस्थापन और समय ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चलेगा? वेग। अब कल्पना करो, ये दूरी हटाओ, विस्थापन लिख दो, निश्चित दिशा में हो रही है, ये हो गया विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, अब सेम कंडीशन इस पर लागू है। पहला सेकंड से चौथा सेकंड के बीच में कितना विस्थापन हुआ? तो विस्थापन यही वास्तव में 15 मीटर होगा। कितना समय में? तो यही 3 सेकंड में, 3 सेकंड में 15 मीटर का विस्थापन, इसलिए इकाई समय में 15/3 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड पिंड का वेग है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा, ये ढाल क्या कहलाएगा? वेग। लेकिन चाल का तो समय फिक्स, ये दिशा फिक्स नहीं रहता है, तो ढाल नहीं रहता है, पर फिक्स हो जाएगा। लेकिन दिखलाने के लिए देखो दिशा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन ग्राफीय विधि में जब आओगी तो मान करके चलना होगा। वो वेग क्या है? एक प्रकार का चाल है। वेग किस टाइप का चाल है? तो चाल एक इकाई समय में तय की गई दूरी है। तो अगर कोई किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस पिंड का चाल कहलाता है। वेग में क्या है? किसी निश्चित दिशा में किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसका वेग कहलाता है। इसका अर्थ है वेग एक ऐसा चाल है, यानी वेलोसिटी ऐसा स्पीड है जो एक निश्चित दिशा में होता है। उस चाल को, उस स्पीड को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे जिस स्पीड में डायरेक्शन हो। तो समझा? तो विस्थापन और समय का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये वेलोसिटी यहीं तुमको स्लोप जो है बनेगा, स्ट्रेट लाइन, वही कहलाएगा वेलोसिटी। फिर आ जाओ वेग समय ग्राफ से हम लोग त्वरण प्राप्त करते हैं। वेग समय ग्राफ से ये वेग समय ग्राफ हो गया। तो वेग में परिवर्तन होगा तो हमें त्वरण की जानकारी होगी, एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। तो वेग समय ग्राफ से एक्सेलरेशन का भी ये ग्राफ हमें मिलता है एक समान त्वरण में, यानी AC बराबर हो जाएगा तब एक्सेलरेशन। AC कैसा ढाल होगा? तो ऐसा ढाल होगा जो एक्सेलरेशन कहलाएगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इतनी बात को समझ गया तू लोग। अब ये काम इजी हो गया। इसको अगले पार्ट में तुम लोग को बतलाएंगे, डायरेक्ट उसको बतलाना शुरू करेंगे।